So students, next experiment is experiment number 10. Aim for salt analysis similar to detect one acidic and one basic radical in given unknown salt. To detect one acidic and one basic radical in given unknown salt. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट में देखिए कलर जो है वो हमारा है वाइट, ऑर्डर है ऑर्डरलेस, स्टेट है क्रिस्टलाइन और सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबल. देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑर्डरलेस होते हैं और वाइट कलर के होते हैं तो उनमें कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर अगर आपका अमोनिकल स्मेल है तो एक प्रिडिक्शन हो जाता है कि आपका ज़ीरो ग्रुप का मेंबर है और आप इजीली उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेसिक रेडिकल में कि वो अमोनिया हो सकता है. ऑर्डरलेस में तो कोई भी हो सकता है. और अगर आपका एसिडिक रेडिकल है एसीटेट तो उसमें विनेगर स्मेल आती है. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल टेस्ट किए बिना ही पॉसिबल हो गई पता करना कि अमोनियम भी नहीं है और एसीटेट भी नहीं है. मतलब एसीटेट अमोनियम एसीटेट सॉल्ट पॉसिबल ही नहीं है ऑर्डरलेस अगर लिखा हुआ है तभी. तो उसके बाद सबसे पहले टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में सबसे पहले आपको मालूम है एसिडिक रेडिकल के स्टार्टिंग जो टेस्ट की है वो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 से ही की जाती है. तो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4. अगर कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, नो गैस इवॉल्व, जैसे कि आपका कार्बोनेट में क्या हो रहा था कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस इवॉल्व हो रही है, तो कार्बोनेट प्रेजेंट था, मे बी प्रेजेंट फर्स्ट ग्रुप. तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई कुछ भी नहीं हो रहा है डाइल्यूट से तो आपको क्लियर पता चल गया कि फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है. फर्स्ट ग्रुप में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव. नाइट्राइट और नाइट्रेट में बहुत डिफरेंस होता है, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव वो है जो ग्रुप 2 में होता है यानी कि नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव यानी नाइट्राइट जो ग्रुप फर्स्ट में होता है. ठीक है. तो जब डाइल्यूट H2SO4 से कुछ नहीं हो रहा है तो अभी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4. देखिए आप, क्योंकि हीट अभी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम कभी सॉल्ट को हीट नहीं करते हैं. तो सॉल्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं कॉपर चिप्स. कॉपर चिप्स जो है वो कॉपर टनिंग्स भी कहते हैं इसको. तो कॉपर टनिंग्स मीन्स जो कॉपर के वायर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसको कॉपर चिप्स, कॉपर टनिंग्स, पेपर पेटल्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो कॉपर चिप्स, फिर उसको थोड़ा सा हीट करते हैं कैटलाइज करने के लिए. फिर उसमें रेडिश ब्राउन गैस जो है वो इवॉल्व होती है विथ सफोकेटिंग स्मेल. इसकी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है. वैसे तो इसका प्रेडिक्शन जो है वो कलर से हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और सफोकेटिंग भी होती है. तो इसमें अभी नाइट्रेट कन्फर्म है. देखिए नाइट्राइट तो एब्सेंट है और ये नाइट्रेट कन्फर्म हो गया है. नाइट्रेट ग्रुप 2 का मेंबर होता है और नाइट्रेट इसमें कन्फर्म है, नाइट्राइट नहीं है. एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में. तो याद रखिएगा दोनों ही ब्राउन कलर की गैस देते हैं. नाइट्राइट जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ब्राउन कलर की गैस देता है और नाइट्रेट जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ देता है. तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा. फिर उसके बाद है बेटा हम लोगों का कन्फर्मेटरी टेस्ट. आपको पहले से ही भी पता है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लिखते ही हैं जिससे कि कंफर्म हो जाता है. तो कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल यानी कि जो अभी आपने निकाला था नाइट्रेट, उसका होता है हमारा रिंग टेस्ट. रिंग टेस्ट देखिए क्या होता है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं. ठीक, रिंग टेस्ट, और इसका दूसरा नेम जो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट. रिंग टेस्ट और ब्राउन रिंग टेस्ट ये दो नेम होते हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग होता है. एग्जामिनर भी इसको आपको रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट किसी भी नेम से पूछ सकता है. तो रिंग टेस्ट क्योंकि इसमें एक रिंग जैसा फॉर्म होता है इसलिए. तो सबसे पहले इस टेस्ट के लिए हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है. ओरिजिनल सॉल्यूशन वही अपना सॉल्ट में डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं.
डिस्टिल वाटर जैसे ही ऐड करते हैं तो ये पूरा सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें जो ऐड करते हैं वो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है टर्म रिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन पहले से बना हुआ यूज़ करते हैं तो फेरस आयन चेंज इनटू फेरिक आयन और फिर वो रिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक, तो आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब होता है आपको सॉल्ट वहाँ रखा होगा एग्जाम में, आपको खुद से ही आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, वहाँ आपको प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, सैचुरेटेड वर्ड है तो सैचुरेटेड एग्जामिनर आपकी लैब में लिखा हो, लैब मैनुअल में लिखा होगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम सॉल्यूट का अमाउंट तब तक ऐड करते हैं जब तक कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यही वर्ड आपको यूज़ करने हैं, आपके सॉल्यूशन चैप्टर में भी हैं। व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रेसिपिटाइज हो जाए, उसमें बिल्कुल भी सॉल्युबल ना हो, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है, तो आप पहले से ही एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो वो टेस्ट आ जाता है उसमें। उसके बाद इसमें साइड ऑफ वॉल से, अभी देखिए ये दोनों सॉल्यूशन जो मिल जाते हैं, जब ये मिक्स हो जाते हैं तभी कोई रिंग फॉर्म नहीं होता है। रिंग फॉर्म होता है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर अपना हैंड जो है वो बिल्कुल शेक नहीं होने देना है और साइड ऑफ वॉल से आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप, हार्डली 1 या 2 ड्रॉप में ही आ जाता है, लेकिन लिखा जाता है 2 to 3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं आपके, फिर तो बैंड बन जाता है रिंग की जगह। तो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप उसमें ऐड करते हैं और एक रिंग जो है वो जंक्शन पर, तो अब आप लिखेंगे क्या? अ डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स मतलब जो 2 सॉल्यूशन आपने ऐड किए हैं उनके बीच में ये प्रिपेयर हो जाता है। नाइट्रेट अब आपका क्या हो गया है? कन्फर्म हो गया है। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फेरस सल्फेट जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम लोग फेरस सल्फेट ऐड करते हैं, उसके बाद हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करते हैं, ये इसका रूल होता है। और एसिडिक रेडिकल जो है उसी के बिल्कुल सामने यहाँ से आपने लिखा है, जो टेस्ट जहाँ पर है उसी के सामने उसकी रिएक्शंस लिखी जाती हैं। तो आपने लिखा केमिकल रिएक्शंस फॉर एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स। अब इसमें पहला टेस्ट जो आपने किया था वो आपका था कॉपर चिप्स टेस्ट, जिसको आप कॉपर टर्निंग भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा सॉल्ट था वो नाइट्रेट सॉल्ट था। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हम लोग एल्कली के सॉल्ट भी ले लेते हैं, तो यहाँ इसके नीचे अगर हम सॉल्ट लिख देते हैं तो आपको इजी हो जाता है समझना कि आपकी इक्वेशंस कहाँ पर हैं। तो सॉल्ट में आपने ऐड किया था, अगर आपको याद होगा, H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब ये रिएक्शन होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, K2SO4 बन जाता है, HNO3 बन जाता है। यहाँ पर ये जो HNO3 बना है, ये इसको बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को, 2HNO3 में 2KNO3 में। तो जब आपका ये जो HNO3 बना है 4HNO3 प्लस कॉपर, ये आपका कॉपर जो है जब इससे रिएक्ट करता है और आप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तब आपका कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। लेकिन जो ब्राउन कलर फ्यूम्स होती हैं वो होती है हमारी ये गैस की वजह से, ब्राउन कलर NO2 जो है वो इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राउन कलर के लिए। ये गैसियस फॉर्म में होती है और बाई प्रोडक्ट में आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बन जाता है। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो कॉपर चिप्स टेस्ट के लिए होती हैं। पहला है आपका कॉपर चिप्स में सॉल्ट लिया, H2SO4 ऐड किया, K2SO4 और HNO3। फिर दूसरी रिएक्शन वही HNO3 जो है वो कॉपर टनिंग्स के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो रिएक्शंस हैं वो किसके लिए होंगे? हमारे रिंग टेस्ट के लिए।
सो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए है। जो हमने रिंग टेस्ट जहाँ लिखा है उसी के लेफ़्ट साइड वाले पेज पर हम लोग लिखते हैं। रिंग टेस्ट में भी अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज़ किया है, फिर फेरस सल्फेट और फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब जाके कहीं इसमें ब्राउन रिंग फॉर्म होती है। तो इसमें हमें तीनों को एक साथ ही रिएक्शंस दिखानी होती हैं। तो सबसे पहले कि जब आपका कोई भी सॉल्ट है, अभी आपने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ी है कि सॉल्ट आपका मान लीजिए आपने पहले लिया था पोटेशियम नाइट्रेट, और अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म आपका हो जाता है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ फॉर्म हो जाता है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ हीट नहीं कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद है आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फेरस सल्फेट यूज़ किया है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी है अभी उस सॉल्यूशन में, और HNO3 कहाँ से आया, जो आपने यहाँ से प्रिपेयर किया। इनकी जब रिएक्शंस होती हैं तो आपका बन जाता है फेरिक सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड किया, FeSO4 यहाँ 6 3, ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन होगी। यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ है, और यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है उससे रिएक्शन करता है। वैसे तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाता है अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी, और अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी ब्राउन रिंग का होता है। और कुछ बुक्स में आपको इस तरह भी दिया होगा, मैं दोनों इसलिए लिखवा रही हूँ कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है एक आपका, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये आपका ब्राउन रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आयरन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यही दो कंपाउंड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सल्फेट जो होता है वो आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ा होगा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन रिंग। ये दोनों ही आपके अलग अलग बुक्स में हैं, एग्जामिनर दोनों को ही, और बोर्ड में भी ये दोनों ही इक्वेशन एप्लीकेबल होती हैं। आप इन दोनों से कोई भी लिख सकते हैं। दोनों इसलिए आपको बताई हैं क्योंकि अलग अलग बच्चे आप लोग अलग अलग लैब मैनुअल यूज़ करते हैं, तो फिर ये बार बार क्वेश्चन अराइज होता है ये सही है ये गलत है, तो आप दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जब ये वाली आप इक्वेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट में आपको NO के साथ साथ वाटर भी ऐड करते हैं आप, तब ये रिएक्शन होता है। फिर यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो बस यहाँ 5 ऐड हो जाता है, रेस्ट ऑफ कुछ नहीं। इस इक्वेशन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके, क्योंकि ये कोई आयनिक इक्वेशंस तो है नहीं, तो यहाँ पर पता चल जाता है रिएक्टेंट्स क्या होंगे। तो ईदर दिस वन और दिस वन, कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स की जो इक्वेशंस हैं, पहले तो इक्वेशंस लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सॉल्ट में बेसिक रेडिकल क्या है। तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल में स्टूडेंट्स, सो आफ्टर डिटेक्शन फॉर एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट बाय ब्राउन रिंग टेस्ट, अभी आपको क्या करना है, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में आपने 0 ग्रुप का अमोनिया और फर्स्ट ग्रुप का लेड, ये दो आप लोगों ने किए हुए हैं। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में भी लेड प्रेजेंट होता है जो H2S गैस के साथ इसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। उसके बाद है थर्ड ग्रुप, तो आपका जो आज इसमें जो बेसिक रेडिकल है वो थर्ड ग्रुप का है, तो एल्यूमिनियम। लेकिन थर्ड ग्रुप का है वो आपको पता है, लेकिन उससे पहले थर्ड ग्रुप का तो है बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें हमें 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एब्सेंट शो करना होता है। तो फॉर दैट स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे कि सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन प्लस हीट, ये एक्सपेरिमेंट में आप लिखेंगे सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन प्लस हीट।
अब ऑब्जर्वेशन में फिर आपको लिखना है नो अमोनिया गैस स्मेल ऑब्जर्व। कोई अगर अमोनिया गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, हीट करने पर भी इवॉल्व नहीं हो रही, उसकी स्मेल नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि अमोनियम आयन जो है वो एब्सेंट है, यानी ज़ीरो ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज़ीरो ग्रुप एब्सेंट। उसके बाद है फिर फर्स्ट ग्रुप के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl जब करते हैं तो आपको पता है कि अगर लेड प्रेजेंट होता है तो उसमें वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, बट यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नो वाइट PPT फॉर्म। दैट मीन्स कि ग्रुप फर्स्ट जो है वो भी एब्सेंट है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपने ये फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट किया है उसी सॉल्यूशन में, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पड़ा रहने देते हैं और उसमें H2S गैस अगर पास कराते हैं और ब्लैक PPT अगर आता है तो ग्रुप सेकेंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपने लिखेंगे पास्ट H2S गैस इन द सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन मतलब कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl जो आपने किया है उसी सॉल्यूशन को आपको करना है, उसको ड्रेन नहीं करना है। तो फिर उसमें आप लिखेंगे नो PPT फॉर्म। नो PPT फॉर्म मीन्स ग्रुप सेकेंड एब्सेंट, कोई PPT फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ग्रुप सेकेंड एब्सेंट है। इसमें ग्रुप सेकेंड एब्सेंट शो करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अब हम उसको ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे। ये ग्रुप रिएजेंट्स होते हैं। थर्ड ग्रुप के लिए हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, यानी सॉल्ट प्लस डिस्टिल वाटर, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डाला, उसको हीट किया। फिर उसमें NH4Cl जो है वो तो सॉलिड होता है, वो ऐड किया, और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट में ऐड किया। अगर आपका वाइट जिलेटिनस PPT आता है तो ये हमारा क्या करता है, ग्रुप थर्ड को, एल्यूमिनियम को कंफर्म करता है, ठीक है। लेकिन थर्ड ग्रुप में आयरन भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर मे बी प्रेजेंट लिखा गया। ग्रुप थर्ड की प्रेडिक्शन तो इसी से हो जाती है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो सिर्फ एल्यूमिनियम का बनता है। तो इस तरह से आपको कंफर्म तो हो जाता है, लेकिन लिखा तब जाता है कि यही वाइट प्रेसिपिटेट अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने पर सॉल्युबल हो जाता है तो दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम जो है वो कंफर्म है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट के बिना किसी भी सॉल्ट को आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो है लेक टेस्ट। लेक टेस्ट इसका नाम क्यों दिया गया है, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है और डाइल्यूट HCl ऐड किया है इसमें, और फिर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अभी तक आपने लिटमस पेपर देखा था, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। तो आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, फिर उसमें वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हैं, उसको शेक करते जाते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप देखिएगा ब्लू PPT बन जाता है, जो कि एक फ्लोटिंग ब्लू PPT होता है, मतलब कलरलेस लिक्विड होता है, उसमें फ्लोट करता है। जैसे आपने ब्राउन रिंग देखी है, ये भी क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ब्लू प्रेसिपिटेट जो है वो फ्लोट करता है, तो फ्लोटिंग, इसको ब्लू कलर की वजह से ही इसको लेक टेस्ट भी कहते हैं। और इन्फ्रेंस में आप लिख देंगे एल्यूमिनियम कन्फर्म। उसके बाद रिजल्ट में आप लिखेंगे गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट, बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम, और सॉल्ट आप लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम नाइट्रेट के बारे में अगर आपने लैब में आपको दिखाया गया था तो वो कैसा होता है, थोड़ा हाइड्रेटेड होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि इसका स्टेट क्या होता है तो आप क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड लिख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड में अगर आपने लिखा है क्रिस्टलाइन और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है ठीक, क्रिस्टलाइन हाइड्रेट आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रेट है तो दैट मीन्स कि इसमें फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा कि ये नॉना हाइड्रेट होता है, AlNO3 का होल थ्राइस और .NH2O 9H2O9 मतलब नॉना हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड अगर है तो नॉना हाइड्रेटेड होता है, हो सकता है ये वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद इसकी केमिकल इक्वेशंस हैं। केमिकल इक्वेशंस में सो नेक्स्ट है बेटा केमिकल रिएक्शंस फॉर बेसिक रेडिकल्स। केमिकल रिएक्शंस फॉर बेसिक रेडिकल में
आपको फर्स्ट रिएक्शन देखिए या टेस्ट फॉर Al3 पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं आयन। तो अब इसमें है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको HCl में आपने ऐड कराया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यही एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आपने कहा था उसमें NaOH ऐड करते हैं, तो NaOH जब ऐड करते हैं तब इसमें इक्वेशन जो है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाता है, ये वाइट पीपीटी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे ये तो वाइट पीपीटी बनना ही था, तो ये सॉल्ट था आपने लिया हुआ था और यहाँ फिर से आपका जो है वो वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है और NaCl इसमें बाई प्रोडक्ट हो जाता है। अभी ये वाइट पीपीटी जो है वो किस में, ये वाइट जिलेटिनस पीपीटी जो है वो बन गया है। ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशंस जो हैं, अगर आप कहेंगे कि लेक टेस्ट का है जो है उसके अकॉर्डिंग है, तो अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है इसमें अगर आपने ऐड कर रहे हो, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं इसको, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 2H2O। उसके बाद है नेक्स्ट इक्वेशन जो फ्लोटिंग उसका है, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जो फ्लोटिंग, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो लेक टेस्ट में आपने पहले सॉल्ट लिया, उसमें HCl ऐड किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया था, फिर उसी एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते हैं और शेक करते जाते हैं, तो तब जो रिएक्शन बनता है उसमें देखिए आप NH4Cl बनता है और यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिटमस, ब्लू लिटमस की है, तो ये प्रेसिपिटेट वही लेकिन ये ब्लू लिटमस की वजह से ये ब्लू कलर इसमें अपीयर हो जाता है, एब्जॉर्ब ऑन द पीपीटी। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाता है, ये आपको थ्योरेटिकल बताना होता है, उसका कोई इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बस इतना सा याद रखना है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इक्वेशन हो गई। रिजल्ट में आप लिखेंगे कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता है, ये नॉन हाइड्रेटेड होता है क्योंकि ये हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन होता है।